का पुनः एक बार हिंद केसरी न्यूज चैनल में स्वागत है। 1 मई मजदूर दिवस के रूप में जहां विश्व में पूरा मनाया जाता है, वहीं मोदी सरकार ने कोरोना की आड़ में श्रम कानूनों में जहां भयंकर बदलाव किए हैं जो शायद मजदूरों के लिए विनाशकारी साबित होंगे। जहां मजदूर राहत के लिए बैठा था, कर्मचारी राहत के लिए बैठा था, ये कानून उनके संवैधानिक अधिकार को ख़त्म ही नहीं करेंगे बल्कि उनको आगे भूखमरी की तरफ धकेलेंगे। इसी के बारे में पेश है हमारी एक विस्तृत रिपोर्ट हमारी एक्सपर्ट श्वेता डोल से। तो कोरोना क्या बहाना हो गया है शोषितों का और शोषण करने का? जो शोषित वर्ग है कोरोना के समय कौन है? गरीब तबका है सबसे ज्यादा शोषित। गरीबों में भी कौन? मजदूर, श्रमिक। और मजदूर श्रमिकों में भी कौन? माइग्रेंट लेबर्स, जो दूसरे प्रदेशों में जाके श्रम कर रहे थे और जिन्हें पैदल यात्रा करके बड़ी मुश्किलों से अपने अपने प्रदेशों में पहुंचना पड़ा। ठीक, तो कोरोना तो शायद बहाना बन गया है। ये नया जो श्रम कानून में जो बदलाव आए हैं, जो संशोधन हुए हैं, वो यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका जैसे राज्यों में हुए हैं और मुझे पूरा यकीन है हरियाणा भी इसे करेगा। राइट। तो नया श्रम कानून क्या कहता है? नए श्रम कानून में बहुत ज्यादा कड़े निर्मम नियम बना दिए गए हैं। पहला, अब 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम करना पड़ेगा। दूसरा, आपका मालिक, फैक्ट्री मालिक जब भी चाहे आपको बाहर निकाल सकता है, जब भी चाहे आपकी जगह किसी और को नौकरी रख सकता है। और हायर एंड फायर पॉलिसी, और आप इसकी शिकायत जाके कहीं भी नहीं कर सकते हैं, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी कहीं पर भी। तीसरी चीज, मिनिमम वेजेस जैसी चीज को समाप्त कर दिया गया है कई जगह पर। मिनिमम वेज क्या होता है? एक्चुअली वेजेस की 3 टाइप होती हैं, मैं शॉर्ट में बता देती हूं। एक होता है मिनिमम वेज, जीवित रहने के लिए कम से कम न्यूनतम मूल्य जो मिलता है दिहाड़ी करने का, उसे बोलते हैं मिनिमम वेज। दूसरा होता है फेयर वेज, कि आपको न्यूनतम से थोड़ा सा ज्यादा मिल गया कि आप अपने बच्चों का थोड़ा देख सकें, एजुकेशन वगैरह। और तीसरा होता है फेयर वेज, उसमें क्या होता है कि आप कभी 2-3-4 महीनों में कुछ एंटरटेनमेंट के लिए भी कर सके, कि अपने बीवी बच्चों को लेके कहीं घूमने चले गए या कहीं मूवी दिखाने चले गए शहर में ही। तो मिनिमम वेज का जो प्रावधान था, जो न्यूनतम मूल्य केवल जीने के लिए, रोटी खाने के लिए चाहिए था, वो भी खत्म कर दिया गया है। मतलब ये है कि उद्योगपति अब जितने पैसे में चाहेंगे उतने पैसों में मजदूरों से काम करवा सकते हैं। यदि एक मजदूर को कहेंगे कि भाई तू 100 रुपए में काम कर एक दिन मेरे लिए 12 घंटे के लिए, यदि मजदूर मना करता है तो उसको कह देंगे बाहर निकल। दूसरे वाले को कहेंगे भाई तू बोल 100 में करेगा कि नहीं करेगा। उसको तो आगे 90 रुपए में भी काम करने वाला मिल जाएगा, 80 रुपए में भी काम करने वाला मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं इस चीज को? क्योंकि मजदूरों को काम की जरूरत है, भूखे मर रहे हैं कोरोना काल में। राइट। तो जितने जो ये अधिकार अर्जित किए थे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद कहती है कि 8 घंटे काम करना चाहिए। हम इंटरनेशनल लेबर कन्वेंशन से बाध्य हैं, उसके बावजूद हमने ऐसा किया है। इसके बाद कोई इंस्पेक्शन नहीं होगी, और भारतीय मजदूर संघ के तो अस्तित्व को ही जैसे झकझोर दिया है। किसको जाके, जब इंस्पेक्शन ही नहीं होगी, आप कुछ वहां पे कीजिए, आप अपनी फैक्ट्री में कितना ही कुछ कीजिए मजदूर के साथ, मजदूर जाके किसी को नहीं बोल सकता है। उसके बाद जिसके लिए कानून बनाए उसको पता ही नहीं है। मजदूरों को क्या पता है ऐसा का? हमें नहीं पता, हम लोगों को ही बहुत लेट पता चला है। आई एम श्योर आप में से काफी लोगों को नहीं पता चला होगा। और कैसे पता चलता है? अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मीडिया में क्या चल रहा है, आप समझ सकते हैं ना इस चीज को। खैर, तर्क क्या दिया जा रहा है? तर्क दिया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था का पहिया घुमाने के लिए ऐसे बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी हैं। मुझे कोई ये बताए कि मजदूरों का शोषण करके जीडीपी कैसे बढ़ेगी? कैसे बढ़ेगी जीडीपी उनका शोषण करके? आज के दिन कौन सा ऐसा उद्योगपति है जो अपना कारखाना खोलना नहीं चाहता, और कौन सा ऐसा मजदूर है जो भाग के काम नहीं करना चाहता? ये कहते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। मैं कहती हूं कि जितने मजदूर ऑलरेडी हैं और 27% जिनकी नौकरियां चली गई हैं वो काम करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पे केवल मैं निचले तबके के मजदूरों की ही बात नहीं कर रही हूँ, व्हाइट कॉलर जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स की बात कर रही हूँ
यू कैन नॉट गो एनीवेयर। हायर एंड फायर पॉलिसी लग चुकी है बहुत सारे राज्यों में, और यदि आप उनके हिसाब से काम नहीं करेंगे, उनके दिए वेजेस पे काम नहीं करेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। आप कहीं जाके कुछ नहीं कर सकते हैं, केस वेस कुछ नहीं कर सकते हैं। खैर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मुझे हंसी आ रही है इस तर्क पे। क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन? ऑलरेडी भूखे प्यासे बैठे हैं, काम करने के लिए तैयार बैठे हैं वो लोग। अच्छा, एक और चीज आप जानते हैं, वैश्विक इकाइयां लगाने के लिए भारत सरकार ने 33,000 हेक्टेयर जमीन का चुनाव भी कर लिया है पूरे भारत में, कि कहां पे अगर विश्व से कंपनीज आती हैं तो कहां पे लगाई जाएंगी। इसके बाद नए प्रोजेक्ट्स को 7 दिन में जमीन का आवंटन कर दिया जाएगा, ये बात भी है। ये रिफॉर्म को कहते हैं, इसको, ये जो लेबर रिफॉर्म इन्होंने किया है, इसको मतलब रिफॉर्म क्या होता है? रिफॉर्म होता है सुधार। ये किस एंगल से सुधार है? ये किस एंगल से गरीबों की, मजदूरों की चिंता दिखाकर उनके लिए कुछ, उनके संरक्षण के लिए कुछ किया गया है? ये सुधार नहीं है, ये बिगाड़ है। ये चुनौती है श्रम कल्याण मंत्रालय को। उसका नाम श्रम कल्याण मंत्रालय नहीं होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए उद्योग और उद्योगपति कल्याण मंत्रालय, क्योंकि यहाँ श्रमिकों का कल्याण थोड़े हो रहा है, यहाँ तो उद्योगपतियों का कल्याण हो रहा है। उसके बाद जो कानून थोड़े बहुत मजदूरों के पक्ष में बात करते थे वो सब हटा दिए जा रहे हैं धीरे धीरे करके। पहले इम्प्लीमेंटेशन इनकी होती नहीं थी, बहुत कम होती थी, अब इम्प्लीमेंटेशन की चिंता ही गायब हो चुकी है। अब तो इनकी उद्योगपतियों की मनमानी चलनी है, टोटल मनमानी चलेगी, टोटल एक तरफा मनमानी, कि भाई काम करना है कर, नहीं तो दफाओ, क्योंकि उसकी इंस्पेक्शन करने वाला कोई नहीं है, उसके पीछे ट्रेड यूनियन नहीं खड़ी, कुछ नहीं होगा, भारतीय मजदूर संघ नहीं है। और किस टाइम पे लेके आए? कोरोना टाइम पे। कोई उसके खिलाफ सड़क पे उतर के प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है, किसी को पता नहीं है। एनीवेज, अब यहाँ पे मैं आपको 2-3 और तथ्य बड़े इंपॉर्टेंट बताऊंगी। वो ये है, कर्नाटक में मजदूरों के लिए जो ट्रेन चलाई जा रही थी शुरुआत में, वो रद्द कर दी गई थी। येडियूरप्पा जी मिले थे कुछ बिल्डर्स से, तो उन्होंने कहा कि ये मजदूर भी चले गए तो काम कौन करेगा, तो उन्होंने ट्रेन रद्द करवा दी। आप ये समझिए कि कोई अपने घर जाना चाहता हो, उसे जबरदस्ती रोक लिया गया कि तुम जा नहीं सकते हो। गुजरात में क्या कहा कि यदि काम पर वापस नहीं लौटे तो तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इसे क्या कहते हैं? इसे बॉन्डेड लेबर कहा जाएगा, इसे बंधुआगिरी कहा जाएगा। एनीवेज, मिनिमम वेज खत्म करने का मतलब ही ये है सीधा सीधा कि पूंजीपतियों के हाथों तुम्हें छोड़ दिया है। तुमसे चाहे 10 रुपए में काम करवाएं, चाहे 50 में करवाएं, चाहे 100 में करवाएं, चाहे कितने में करवाएं, तुम नहीं करोगे किसी और को उठा लेंगे, और मजबूरी में करना पड़ेगा, भूखे पेट रहते हुए करना पड़ेगा। क्यों? बच्चे भूखे हैं, परिवार भूखा है, कहीं ना कहीं से तो चाहिए ना पैसे, तो करेगा, गालियां खा के भी करेगा। 8 घंटे काम करता था, 12 घंटे करेगा। अब आप ये सोचो कि 16 घंटे की शिफ्ट होती है ना, 12 घंटे के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट एक जने को रखेगा और 4 घंटे के लिए दूसरे को। क्या गारंटी है कि 12 के 16 घंटे नहीं कर दिए जाएंगे? कौन देखने आ रहा है? कौन इंस्पेक्शन कर रहा है? इंस्पेक्शन के तो सारे राइट्स छीन लिए ना, कोई तो इंस्पेक्शन कर नहीं सकता वहां पे आके। अच्छा, इसके बाद पूरी दुनिया में मजदूरों के लिए रिलीफ पैकेजेस दिए जा रहे हैं। आज भी मैंने 4 बजे बैठकर निर्मला सीतारमण जी की, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनकी पूरी स्पीच सुनी, और उसका भी मैं यहाँ पे विश्लेषण करने वाली हूँ। खैर, सारे विश्व में मजदूरों के हितों की बात हो रही है। भारत में कानून सस्पेंड किए जा रहे हैं। यूपी में क्या हुआ है? अब मैं एक एक स्टेट पकड़ती हूँ। यूपी में 38 में से 35 कानून सस्पेंड कर दिए गए हैं। 35 कानून। न्यूनतम मजदूरी कानून सस्पेंड कर दिया गया है, वेतन भुगतान कानून कर दिया गया, बोनस भुगतान कानून कर दिया गया, औद्योगिक विवाद, काम की सुरक्षा, मजदूरों के स्वास्थ्य, ट्रेड यूनियन से जुड़े कानून बदल दिए गए हैं। ठेके पे काम करने वाले और प्रवासी मजदूरों से जुड़े कानून बदल दिए गए हैं। माइग्रेंट लेबरर्स कानून बदल दिए गए हैं। ये एक साथ बहुत बड़ा तीखा प्रहार है इस वर्ग के ऊपर। आप ये देखिए, 1942 में बी आर अम्बेडकर जी काफी लड़ाई के बाद श्रम कानून लेके आए थे। श्रम कानून क्या कहता था कि 8 घंटे का लेबर काम करेगा, 12-14 घंटे आप नहीं करवाओगे। ये 1942 में वो लेके आए थे इनके लिए। वो तो एक मिनट में सस्पेंड हो गया ना। मध्य प्रदेश की बात कर रही हूँ, 8 से 12 घंटे
बढ़ा दिए हैं, पर मजदूरी सेम रहेगी, मजदूरी बढ़ेगी नहीं। शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत मजदूरों के काम करने के घंटे हो गए हैं 18 घंटे काम करेंगे। और सेक्शन 25 को छोड़ के सारे कानूनों को एक झटके में समाप्त कर दिया गया है। मजदूरों की आइडेंटिटी खत्म हो गई है। क्यों, कैसे? उनका रजिस्टर नहीं लगा होगा, कोई पे रजिस्टर नहीं है, कोई अटेंडेंस रजिस्टर नहीं है, कुछ नहीं है। जब रिकॉर्ड ही नहीं कुछ रहेगा तो रिकॉर्ड इंस्पेक्शन खत्म होगी। तो पहले की तुलना में बहुत ही अराजकता फैलने के बहुत ज्यादा भारी चांसेस हैं। गुजरात में जो कंपनी देश विदेश से आती हैं उद्योग के लिए, 1200 दिनों तक के लिए उनको श्रम कानून से मुक्ति मिलेगी। पूरे श्रम कानून से किसी को भी कभी भी निकाल, ये उद्योगपति की पूरी टोटली मर्जी पे रहेगा। इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मैंने आपको बताया था कि ये क्या कहते हैं कि 8 घंटे काम करना है। यदि 8 घंटे से आप थोड़ा सा भी टाइम ऊपर काम करवाते हो तो आपको डबल सैलरी देनी पड़ेगी, जो पर पूरा टोटल फेल कर दिया। और जबकि हम उस कन्वेंशन के पार्ट हैं, और मिनिमम वेजेस का भी है इसमें मालिक को फायदा है, पूरा मजदूर सफर करने वाला है। पता नहीं इसमें लेबर रिफॉर्म्स इसका नाम क्यों दिया है। इसके बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक और चीज बोलती है, यदि आप ज्यादा देर तक काम करवाते हो ना तो लेबर की एफिशिएंसी घटती है, इनएफिशिएंसी बढ़ती है, उसकी सेहत पे असर पड़ता है, उसके काम पे असर पड़ता है, उसकी फैटीग बढ़ती है, मतलब टायर्ड, थक जाता है, थकान महसूस होती है। तो लाइफ वर्क बैलेंस पूरा टोटली हिल जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखें। लेकिन हम तो क्या ध्यान रख रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या किया है कि 2 शिफ्ट्स 30 जून तक 12-12 घंटे की रहेगी। ओवर टाइम मजदूरी के हिसाब से मिलेगा। हफ्ते में कम से कम 60 घंटे काम करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, उड़ीसा में 3 महीनों के लिए 12-12 घंटे काम करना पड़ेगा। 72 घंटे से अधिक काम नहीं कर सकते हैं। 6 घंटे के बाद 1 घंटे का रेस्ट मिलेगा। श्रम कानून में ये बदलाव थोड़े कर दिए, सब कुछ बदलाव ऐसे होते हैं क्या। इसके बाद पंजाब में जो 1 मई को न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर सरकार ने वाहवाही लूटी थी, उसको वापस ले लिया गया है। न्यूनतम मजदूरी में जो बढ़ावा किया गया था उसको पंजाब सरकार वापस ले चुकी है। अब यहां थोड़ा सा मैथ समझते हैं। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस जैसे कॉर्पोरेट्स लोन लेते हैं, ठीक है, और सरकार लोन देती है। अब सरकार लोन देती है, मान लो सरकार ने दिया 100 रुपए का लोन, तो उस लोन के ऊपर सब्सिडी मिलती है। मतलब जिस बिजनेसमैन ने लोन लिया है उसको 75 रुपए ही वापस करने हैं, 100 रुपए नहीं करने हैं, ठीक। अब उसने ले लिया, मान लो वो वापस नहीं कर पाया तो वो एनपीए में चला गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में, ठीक है। जनता का पैसा होता है लोन, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद टैक्स सब्सिडी मिलती है, टैक्स हॉलीडेज मिलता है। ये सारी जितनी छूट मिलती है, आपने 100 रुपए का लोन लिया, 75 भरना है, एनपीए में चला गया, या फिर टैक्स सब्सिडी मिल गई, टैक्स हॉलीडेज मिल गए, और भी कम आता चला गया। ये सारे फायदे किसके लिए हैं? मजदूरों के लिए तो है नहीं, ये तो कैपिटलिस्ट उद्योगपतियों के लिए हैं, बड़े बड़े, राइट। तो जो सदियों का आंदोलन करके पूरे विश्व में सारे श्रमिक, सारे मजदूर ये अपने अधिकार लेकर आए, छीन कर लाए, उसको आपने एकदम समाप्त कर दिया, एकदम खत्म कर दिया। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट अंडर आर्टिकल 39 सस्पेंड कर चुके हैं। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट क्या होता था कि महिला और पुरुष यदि समान काम कर रहे हैं, समान घंटे कर रहे हैं, तो उनको वेतन भी समान मिलना चाहिए। ये यूपी सरकार खत्म कर चुकी है। क्या मतलब इसका, क्या औचित्य, इससे क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा? कोविड-19 के नाम पर यूपी में काफी चीजें हुई हैं। फैक्ट्रीज एक्ट समाप्त कर दिया। अब ये देखिए कितना बड़ा विरोधाभास है। फैक्ट्रीज एक्ट क्या होता है? फैक्ट्रीज एक्ट होता है कि काम करने की जगह पे साफ सफाई होनी चाहिए, साफ पीने का पानी मिलना चाहिए, बच्चों के लिए क्रैच होनी चाहिए, पूरी सफाई का पूरे अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, एक अच्छी रोशनी होनी चाहिए, वहां पे अच्छे हवादार फैक्ट्री होनी चाहिए ताकि वो बीमार ना पड़े, राइट। फैक्ट्रीज एक्ट सस्पेंड कर दिया। एक जगह आप कहते हो कि सैनिटाइज करो, बार बार साबुन से हाथ धो, साफ सुथरे रहो, हाइजीनिक कंडीशंस में रहो, उसके बाद आप खुद फैक्ट्रीज एक्ट सस्पेंड कर देते हो जो साफ सफाई का ध्यान रखता है। इससे क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है?
या क्या इससे अर्थव्यवस्था का पहिया घूम रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। और ये चीजें छुपाई जा रही हैं सबसे, ना मीडिया दिखा रहा, ना अखबार दिखा रहा, ना कुछ है। आप समझें इस चीज को। ग्लोबल कंपनीज भी कहती हैं एथिकल लेबर जो हैं रूल्स फॉलो किए जाएं, वो भी नहीं ऐसा कुछ भी करते हैं। जो हमारे इंडिया में अलग ही चीजें चलती रहती हैं, हम तो अलग ही लेवल पे हैं हम लोग। तो इसका मतलब ये हुआ, मजदूर को किसी भी गंदी, गलीज, सड़ी जगह पर काम करने को मजबूर किया जा सकता है। बेशक अंधेरी जगह हो, डैम्प हो, वहां पर स्वच्छ पीने का पानी ना हो, वहां पर प्रॉपर लाइट ना हो, प्रॉपर हवा ना हो, तो भी मजदूर शिकायत नहीं कर सकता है। श्रमिक शिकायत नहीं करता है। फैक्ट्रीज एक्ट सस्पेंड करने का ये मतलब है। इसके बाद अब आप एक और चीज इसमें सुनिए। 1957 में आया था माइंस एक्ट, मैक्सिमम टाइम थे 10 आवर्स। 1966 में बीड़ी सिगार एक्ट आया था, उसमें भी 10 आवर्स। प्लांटेशन लेबर एक्ट आया था 10 आवर्स। लेबर्स एक्ट आया था 8 आवर्स। करोड़ों लोग जॉबलेस हो चुके हैं। 27% जॉब्स जा चुकी हैं कोरोना काल में ही। अब ये लोग ऑलरेडी 10-10 घंटे काम करते थे, अब इनसे आप 12-12 घंटे काम कराओगे, 14-14, 16-16 घंटे पहुंचेंगे, क्योंकि शिकायत करने के लिए तो कोई जगह है ही नहीं। कहाँ जाएंगे ये लोग, क्या करेंगे ये लोग। और इंडस्ट्रियलिस्ट तो एक लगाने से रहा, जो आदमी 10 घंटे पहले काम करवा रहा था वो 12 घंटे करवाएगा, वो 14-16 घंटे भी खींच देगा। क्यों, वो 4 घंटे के लिए नए मजदूर को तो लेके आएगा नहीं, वो 16 घंटे तक। तो उस बेचारे मजदूर की फैटिग कितनी हो जाएगी, उसको सोने को कितना मिलेगा, उसकी सेहत पे कितना असर होएगा। और जैसे बेचारे की सेहत थोड़ी सी डाउन होगी, उसको निकाल के दूसरे को ले लेंगे। ये पूरी ना एक फील्ड खत्म कर दी गई है, लेबर लॉ वाली पूरी लेबर लॉ के ऊपर कोई कुछ बोल ही नहीं पाएगा। और यही चीज हरियाणा में लागू होगी, आप देखते रहना। जिस दिन होगी उस दिन मैं यहाँ पोस्ट करके बता दूंगी। एनीवेज, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ जो मैं फील करती हूँ। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ी पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने वाली हूँ। वो ये है कि ये अटल बिहारी जी की भाजपा नहीं है। मैं उनकी बहुत इज्जत करती थी, बहुत सम्मान करती थी, बहुत कविताएं उनकी पढ़ी है, लेकिन वो रही नहीं। मजदूरों के लिए बहुत बेरहम व्यवस्था का इंतजाम कर दिया गया है, बॉन्डेड लेबर का इंतजाम कर दिया गया है, उन्हें स्लेव बनाने का इंतजाम कर दिया गया है, बंधुआ बनाने का इंतजाम कर दिया गया है। हम एक बंधुआगिरी की साइड चल चुके हैं। धीरे धीरे एक एक वर्ग आप पकड़ लीजिए क्या हो रहा है उनके साथ, बातें क्या हो रही है और धरातल पे क्या हो रहा है आप खुद देखिए। बातें कितने लाख करोड़, 1000 करोड़ ये सब हुई हैं, आपकी जेब में कितना आया है? आपका जीवन कैसे सरल हुआ है? मैं अपने से देखती हूं मेरा जीवन कैसे सरल हुआ है। यहां से सरकार की खामियां या उपलब्धि आप खुद पता लगा सकते हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया। हमारे प्रधानमंत्री जी की भी फोटो आई, बाबा साहब अम्बेडकर को, वो झुक के प्रणाम कर रहे हैं, सब कुछ। उसके बाद श्रमिकों के साथ ऐसा, यदि आप उनकी इज्जत करते तो आप उनके बनाए लॉ की भी तो इज्जत करते कि 8 घंटे। हालांकि लेबर लॉ कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है और स्टेट्स इसे लागू कर रहे हैं अलग अलग, लेकिन स्टेट्स नोड के लिए सेंटर के पास भेज रहे हैं और सेंटर नोड दे रहा है, ये भी बात है। यूपी के श्रम मंत्री ने एक स्टेटमेंट कही, वो पढ़ना चाहूंगी। इस कानून से मजदूरों के हितों और अधिकारों पर कोई संकट नहीं आएगा। संकट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? ये तो संकट ही संकट है, ये तो पूरा। उसके बाद कोरोना एक बहुत बढ़िया बहाना मिल गया है सरकार को। ह्यूमन राइट्स को पूरे अच्छे तरीके से रौंद सकते हैं, मजदूरों के हितों को खत्म कर सकते हैं, किसी के पैसे रोकने और रोक सकते हैं, किसी चीज के सेक्टर के पैसे किसी और सेक्टर में डालने और डाल सकते हैं, बेल पैकेजेस दे सकते हैं। आज हमने 4 बजे फिनमिन का भाषण सुना, उसमें हैरान रह गई, ईपीएफ को 10,000 करोड़ रुपए देने की क्या जरूरत है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की सरकार उनके भविष्य में यूज होने वाले पैसे डाल रही है 10-10%, 12-12% के हिसाब से। क्या औचित्य इस टाइम पे? कुछ औचित्य बनता है? असुरक्षित कार्यस्थलों की अनुमति दे दी, राइट। श्रमिकों का अधिकार रौंदने का हमें बहाना मिल गया।
पूंजीपतियों को, श्रमिकों को शोषण करने का बहाना मिल गया, इंसान को इंसान ना समझने का बहाना मिल चुका है। बहुत बढ़िया। राइट टू डिग्निटी है एक, आर्टिकल 21 के अंडर आता है। राइट टू डिग्निटी, राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 अमेंडमेंट 44 हुआ था। अमेंडमेंट 44 ये कहता है कि यदि नेशनल इमरजेंसी भी आ जाए तो भी आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड राइट टू डिग्निटी को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लागू नहीं हुई, अगर हो भी जाए तो भी राइट टू डिग्निटी नहीं जा सकता, राइट टू लाइफ नहीं जा सकता। आपने तो इनकी डिग्निटी छीन ली मजदूरों की, उन्हें पता ही नहीं, श्रमिकों को पता ही नहीं। क्या इनकी डिग्निटी छीनने के बराबर नहीं है? कोई फैक्ट्री मालिक किसी के साथ कैसा ही शोषण क्यों ना कर दे, वो कहीं जा नहीं सकता, बेचारा बोल नहीं सकता, क्या उसकी डिग्निटी इफेक्ट नहीं हुई? उसका फंडामेंटल राइट 21 आर्टिकल 21 पूरा इफेक्ट हो गया, पर वो कुछ नहीं कह सकता, कहीं नहीं जा सकता। क्या जबरदस्त